नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये डिस इन्फॉर्मेशन या जिसे हम मिस इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, गलत जानकारी, गलत सूचना, उसके और साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। तो इस आर्टिकल में दोनों को कंपेयर किया गया है कि दोनों कितने ज़्यादा घातक हो सकते हैं। अभी तक हमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमको सुनने को मिलता था, लेकिन अब डिस इन्फॉर्मेशन इस पूरे पेंडेमिक के दौर में हमको एक मिस इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हम दो आर्टिकल कंपाइल करके डिस्कस करने वाले हैं ये मेडिकल टर्मिनेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में है, जिसमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और रोबस्ट बनाने की बात की गई है, जो कि जो एबॉर्शन होते हैं उनको और फॉर्मल तरीके से हो। आज हमारे देश में अगर हम देखें तो 50% जो एबॉर्शंस होते हैं, जो गर्भपात होते हैं, वो इनफॉर्मल वे में होते हैं, जो कि लीगल नहीं है। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करेगा, किस तरीके के बदलाव लाने वाले हैं और वो कितने वाइबल है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इसके अलावा हमारा एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है जो कि है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन IBBI का। तो ये जो नया कोर्स है ये 1 मार्च से आने वाला है। तो इस कोर्स के बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें ज़रूर इनरोल करिए। तो चलिए आज का MCQ देखते हुए यह है कि उत्तराखंड निम्न में से किस सेस्मिक जोन में आता है। आपका ऑप्शन है जोन 4, ऑप्शन बी है जोन 5, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B, ये ऑप्शन डी नाइदर A नॉर B। आज का वर्णात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं, वो यह है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 जो है, इनमें कौन से नए चेंजेस लाने की बात की गई है और ये कितना वाइबल है, धरातल पे ये कितना मुमकिन है, ये जो चेंजेस लाने की बात की गई है। तो इस बारे में आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है साइबर अटैक्स और कॉग्निटिव हैकिंग के बारे में। तो यहाँ पर साइबर अटैक और डिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी वे में सिमिलर है। यहाँ पर साइबर अटैक से हमें बहुत तरीके के अलग अलग लॉस होते हैं, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन से हमारा जो कॉग्निटिव थिंकिंग है ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का टारगेट कैसे होता है, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और क्या इसका फल स्वरूप परिणाम आता है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे टारगेट की बात करें तो साइबर अटैक में आपका कंप्यूटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल कंप्यूटर है और इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, उसको अटैक किया जाता है। वही डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कॉग्निटिव बायसेस क्रिएट करते हैं और आपकी जो तार्किक क्षमताएं हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करती है। मतलब डिस इन्फॉर्मेशन देकर आपकी जो थिंकिंग है उसको खुद को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है और ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज प्रोपेगेंडा, एक कॉम्प्यूटेशनल प्रोपेगेंडा तैयार करने की चीज़ की जाती है मिस इन्फॉर्मेशन फैला के। तो एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, जैसे साइबर अटैक में आप सुनते हैं कि मेलवेयर्स, वायरसेस, ट्रोजन, बॉटनेट्स और अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे साइबर अटैक किया जाता है। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन जो है, अटैक्स यूजिंग मैनिपुलेटेड, मिस कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, मिस एप्रोप्रिएटेड इंफॉर्मेशन, डिफेक्ट एंड चीप फिक्स। तो यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जो कि बिल्कुल वास्तविकता में सही नहीं है। जो कंटेक्चुअलाइजेशन है वो भी गलत तरीके से किया जाता है और डिफेक्ट्स और चीप फिक्स भी कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो अभी डेवलप हो रही है। उसके अलावा बोथ आर यूज्ड इन कंसर्ट टू क्रिएट मोर हैवॉक। तो यहाँ पर हमारे समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचती है और कैसे चीज़ें बढ़ती है, वो सारी चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर वो चीज़ों के लिए यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन और साइबर अटैक दोनों किया जाता है। उसके अलावा अगर हम कॉग्निटिव हैकिंग की बात करें तो थ्रेट फ्रॉम डिस इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन से कॉग्निटिव हैकिंग से जो है वो हमारी डिस इन्फॉर्मेशन और एक प्रोपेगेंडा
तैयार होता है। उसके अलावा ये साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी परपेचुएट्स बायसेस एंड इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी तार्किक सोचने की क्षमताएं है उनको प्रभावित करता है और आप में एक न्यू बायसेस लाने की ये कोशिश करता है। उसके अलावा टू चेंज द टारगेट ऑडियंस थॉट्स मैनिपुलेट द वे पीपल परसीव रियलिटी, तो जिस तरीके से रियलिटी परसीव करी जानी चाहिए, जो वास्तविकता है, उससे ये मनुष्य को दूर रह जाता है। जो टारगेट ऑडियंस है उन्हें ये उससे दूर ले जाता है। उसके अलावा इम्प्लीकेशन आर मोर डिवास्टेटिंग देन साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रा, तो राइटर ने यहाँ पे कंपेयर करा है कि साइबर अटैक से जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक होता है और जो भी इसके परिणाम आते हैं उससे कई ज़्यादा घातक जो है वो कॉग्निटिव हैकिंग है। जैसे साइबर अटैक में तो आप ट्रेस कर सकते हो, ट्रेस करने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन कॉग्निटिव हैकिंग में काफ़ी लंबे समय तक हमको ये पता ही नहीं रहता है कि ऐसी भी कोई चीज़ गतिविधि गलत हुई है। तो यहाँ पे अगर इसके एग्जीक्यूशन की बात करें तो लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यूज्ड इन वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर टू फिल ब्रॉडकास्ट सोशल चैनल विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो एग्जीक्यूशन में ये देखने को मिलता है हमें कि ये काफ़ी एक प्रॉपर वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल सोशल मीडिया, इवन आज हमें कुछ चैनल्स ऐसे भी, सोशल चैनल्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है। उसके अलावा कुछ स्टेप्स है, कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहले डेवलप रिगरस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज डिफेंस इन डेप्थ, थ्रेड मॉडलिंग, सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रेड टीम, ब्लू टीम टू बिल्ड कॉग्निटिव हैकिंग रेजिलियंस। तो यहाँ पर हमको एक रेजिलियंस तैयार करने की ज़रूरत है कि हमको ऐसा मॉडलिंग, ऐसा एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनाने की ज़रूरत है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रेस कर सके कि यहाँ पर हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग जो है उस पर अटैक हो रहा है। उसके अलावा डेवलप डिस इन्फॉर्मेशन डिफेंस सिस्टम बाय स्टडिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्टिक्स टू अंडरस्टैंड आइडेंटिटीज of malicious actor, their activity, behaviors from cyber security domain। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस पर्सन से, जिस सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उनको ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा स्मार्ट आइडेंटिटी एंड एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको एडुकेट करने की ज़रूरत है और साथ में इनको आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है स्मार्ट तरीकों से। उसके अलावा मैकेनिज्म लाइक ISAC, Information Sharing and Analysis Centers to share identity, context, action, behavior of actors। तो हम ISAC जैसा एक मैकेनिज्म ला सकते हैं जिसमें आइडेंटिटी शेयर हो, एक्शन शेयर हो और उसके साथ में जो एक्टर्स का बिहेवियर है वो भी शेयर हो, वो भी ट्रेस किया जा सके। तो डिफेंस इन डेप्थ की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस स्ट्रेटजी दैट प्रोवाइड मल्टीपल रेडंडेंट डिफेंस मेजर्स इफ अ सिक्योरिटी कंट्रोल फेल। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा एश्योरेंस स्ट्रेटजी भी तैयार करने की जरूरत है कि अगर हमारा सिस्टम यहाँ पर कंट्रोल फेल हो जाता है तो भी हमारे पास में एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, जैसे पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस साइंड बाय मोर देन 1000 एंटिटी। तो पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी जैसी एक कोलैबोरेशन भी हुआ है, उसमें भी आप सहभागिता अपनी कर सकते हैं। उसके साथ में क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट टेररिस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, 52 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल बॉडी हैव साइंड इट। तो क्राइस्ट चर्च में एक जो पूरा आतंकवादी हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कॉग्निटिव हैकिंग का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद में ही क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑनलाइन कंटेंट ऑनलाइन ये तैयार किया गया, जिसमें 52 कंट्रीज और इंटरनेशनल बॉडीज है। तो आप इसको भी ज्वाइन करके ऐसे भी आप कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। राइटर ने इस आर्टिकल में ये कुछ सजेशंस दिए हैं। उसके अलावा अगर हम डीप फेक्स का अगर हम देखें कि हम कैसे इनको पहचान सकते हैं, तो डीप फेक्स में आप देखते हैं कि कैसे फेस चेंज करके आप किसी को भी
कैसे भी वर्ड से आप यहाँ पर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए है, पर्सन ए की जगह आप पर्सन बी को लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उसका स्पीच है वो वही का वही रहता है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसे डीप फेक्स किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते कुछ उदाहरण है, जैसे इनकंसिस्टेंट आई ब्लिंकिंग, जो पलक झपकना होता है ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहता है। उसके अलावा मिस मैचिंग ईयरिंग्स, जो एक सिमेट्रिकल चीज़ें रहनी चाहिए उनमें उसमें मिसमैच रहता है। और उसके अलावा कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिनमें इतनी डेफिनेशन नहीं होती है। तो ये कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर राइटर ने सजेशन दिया है कि हम ऐसी चीज़ों से भी लोगों को एडुकेट कर सकते हैं। तो चलिए, जो दूसरा हमारा आर्टिकल है सेफ एबॉर्शन के ऊपर, ये जो बिल लाया जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये समाचार में कैसे आया उसके बारे में हम देखते हैं। तो अर्जेंटीना की जो कांग्रेस है, मतलब वहाँ का जो संसद है, उन्होंने एबॉर्शन को लीगलाइज करा है 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 जो कि है 2020 लाया गया है और इस पर अभी चर्चा हो रही है। हो सकता है इस पर्टिकुलर सेशन में ये पास हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम गर्भपात कानून के बारे में देखें तो हमारे पास में एमटीपी एक्ट 1971 से ये है। तो यहाँ पर 20th वीक तक एक गर्भपात जो है प्रेगनेंसी, एबॉर्शन जो है प्रेगनेंसी का, ये अलाउड रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक डॉक्टर का सलाह ज़रूरी होती है। उसके अलावा अगर इससे ज़्यादा ये होता है तो रिक्वेस्ट सेकेंड डॉक्टर्स अप्रूवल प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 वीक्स। तो 12 वीक से अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल लगता है। तो मतलब यहाँ पर अगर इफ़ इट इज़ टिल 12 वीक्स तो आपको एक डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको 20 वीक्स तो आपको 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल यहाँ पर चाहिए रहता है। तो अलाउड टर्मिनेशन ओनली व्हेन देयर इज अ ग्रेव रिस्क टू फिजिकल मेंटल वेलबींग ऑफ वुमेन और रिजल्टेड फ्रॉम सेक्स क्राइम्स। तो यहाँ पर कब अलाउड रहता है, ये उस केस में जब वुमेन की हेल्थ को, फिजिकल या मेंटल हेल्थ को हो ग्रेव डेंजर हो, बहुत ज़्यादा डेंजर हो, उसके साथ में अगर ये प्रेगनेंसी सेक्सुअल क्राइम से के रिजल्टेंट हुई है। तो उसके अलावा नॉट फ्रीड टू रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट ओवर हर ओन बॉडी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो ये कहा गया कि महिलाओं का उनकी खुद की बॉडी पे यहाँ पे अधिकार नहीं है। अगर आपको एबॉर्शन करना है तो यहाँ पे भी आपको डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, या स्टेट ने जो लॉ बनाया है उसको यहाँ पे आपको कंपाइल करने एक पालन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बट टू मेक ईजी फॉर स्टेट टू कंट्रोल, तो यहाँ पर स्टेट के हाथ में हो जाता है ये प्रेगनेंसी का, एबॉर्शन का एक्टिविटी कंट्रोल करना। सो वुमेन रिसोर्ट टू अनसेफ मेथड। अब इसके चलते हो ये रहा है, आपने एक जगह रोक लगा के रखी है, तो इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अनसेफ एबॉर्शन किए जा रहे हैं। सो कॉज ऑफ 3rd लार्जेस्ट डेथ इन इंडिया। तो भारत में जो डेथ के अलग अलग कारक है उनमें एबॉर्शन से होने वाली जो डेथ है ये 3rd लार्जेस्ट कॉज रहता है डेथ का भारत में। तो जो प्रपोज लॉ है, जैसे हमने बात करी कि 12 वीक्स तक एक डॉक्टर, और अगर बियॉन्ड 12 वीक्स होता है तो 2 डॉक्टर का अप्रूवल हो। तो यहाँ पर प्रपोज लॉ में ये है कि रिक्वायर्स 1 डॉक्टर टू साइन ऑफ एन टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स एंड 2 डॉक्टर फॉर अप टू 20 एंड 24 वीक्स। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो बढ़ा के 20 वीक्स कर दिया गया है, एक डॉक्टर का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, और अगर कि 20 वीक से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, जब आप ये 20 to 24 वीक के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर अलाउ सेफ एबॉर्शन एट एनी स्टेज इन केस ऑफ फीटर एबनॉर्मलिटीज फेल्स टू कंसिडर एनी अदर रीजन सच एज पर्सनल चॉइस, सडन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब यहाँ पर किसी भी केस में आप एबॉर्शन, किसी भी स्टेज में आप एबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही केस में जब जो फीटस है, जो गर्भ है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज रहे, मेडिकल एबनॉर्मलिटीज रहे। ऐसे केस में आप आपका डिस्क्रिशन या आपकी इच्छा नहीं जाहिर कर सकते हैं, जिस केस में ये कोई एक सा पर्सनल चॉइस नहीं है या कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस कपल के बीच में वो बच्चा होने वाला है, अगर उनका डाइवोर्स हो जाता है फ्यूचर में, या वैसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, या कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का इंस्टेंस हो जाता है, घरेलू हिंसा का कुछ उदाहरण हो जाता है, तो ऐसे केस में कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं रहती है। उसके अलावा मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू सेट अप अ मेडिकल बोर्ड इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर इस लॉ में एक और बात ये की गई है कि हर राज्य में और यूनियन टेरिटरी में एक मेडिकल बोर्ड
बनाया जाएगा जो इससे रिलेटेड परमिशन देगा। अब बात ये आती है, इसका एक ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें इसलिए भी देखने को मिला है कि जैसे जजमेंट्स आ रहे हैं, तो हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया है जिसमें 26 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी जो है उसे टर्मिनेट करने से वहाँ के हाई कोर्ट ने मना कर दिया। यहाँ पे परमिशन उन्हें डिनाई कर दी गई, जो कि था 13 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर। तो 13 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर का 26 वीक का जो प्रेगनेंसी था उसे टर्मिनेट करने को एमपी हाई कोर्ट ने मना कर दिया, जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा आलोचना सुनने को मिली। तो यहाँ पर इसीलिए ये चर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर कुछ ब्रीफ में आपको दिया गया है कि लॉ में कौन कौन से न्यू चेंजेस लाए गए हैं, उसके अलावा कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो 7 मिलियन एबॉर्शंस भारत में हुए। जितने एबॉर्शंस हो रहे हैं उनमें से केवल 50% ही लीगल तरीके से किए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप आपका लीगल ऐसे या कोई ऐसा ऐसे लिखते हैं। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत और चाइना की सीमा के संबंध में पहली खबर है। यहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसमें चाइना और भारत ने ये एक कंक्लूजन पे आए हैं कि अप्रैल 2020 में जो पोजीशन थी हम उसी तरीके की पोजीशन में वापस आ जाएंगे। जिस कमांड में हम जहाँ पोस्टेड थे उसी जगह पे सीमाएं आ जाएंगे। तो ईस्टर्न लद्दाख में ये पोजीशन तय की गई है। उसके अलावा चाइनीज प्रोब एंटर मार्स, तो यहाँ पर चाइनीज स्पेसक्राफ्ट टायन विन 1 जो है इसने मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर कर लिया है। तो यहाँ पर इससे पहले यूएई का जो ऑर्बिटर है वो आ चुका है। हाल ही के दिनों में लास्ट इस ट्यूसडे ही ये आया है। उसके अलावा यूएस का भी ऑर्बिटर जो है वो मार्स के ऑर्बिट में आने वाला है नेक्स्ट वीक। उसके अलावा कोच राजवंशी, इस कम्युनिटी की हम बात करेंगे। हाल ही में ये कम्युनिटी न्यूज़ में आई थी। अ कम्युनिटी विथ रूट्स टू Kamata Kingdom, comprised of parts of Assam, West Bengal, adjoining territory, estimated to over 33 lakh in West Bengal and large presence in Assam। तो ये जो कम्युनिटी है इनका राज रहा था असम, वेस्ट बंगाल और इससे कुछ जो जुड़े हुए टेरिटरीज है वहाँ पर। तो इनकी जो जनसंख्या है ये 33 लाख है वेस्ट बंगाल और असम के रीजन में। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एक इनकी जनसंख्या है यहाँ पर। तो ये इसीलिए भी चुनाव आने वाले, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।